उसे कुछ दूरी पर सीमा खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा और कहा, सीमा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रात का समय था। घड़ी में 12 बजे थे। एक्सप्रेस 21 हाईवे पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चालक रमेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, तेजी से ट्रक चला रहा था। हाईवे एकदम सुनसान था। दूर दूर तक सिवाय कोहरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाने का समय दिखाया, ट्रक के इंजन से अजीब आवाज आना शुरू हो गई। रमेश ने ट्रक को रोककर उतरने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि दूर सड़क पर एक महिला खड़ी है। महिला सफेद साड़ी में थी और वह ट्रक की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा कर रही थी। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कौन हो सकता है? रमेश ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन महिला टस से मस नहीं हुई। अजीब बात है, बीच रोड पर खड़ी है। कौन है ये? क्या चाहती है? गाड़ी से उतरकर देखता हूं। रमेश गाड़ी से उतरा, लेकिन जैसे ही उसने सामने नजर घुमाई, वो महिला गायब हो गई। अरे कहां गई? अभी तो यही थी। इतनी जल्दी वो कहां जा सकती है? तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी। किसे ढूंढ रहे हो? रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? महिला बोली, तुमने चेतावनी क्यों नहीं मानी? अब अगला नंबर तुम्हारा है। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर रमेश की चीख निकल जाती है। पूरे हाईवे पर रमेश की चीख गूंज रही थी, पर दूर दूर तक उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह ट्रक लावारिस हालत में सड़क के किनारे मिला, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। रवि और सीमा, जो कि पति पत्नी हैं, कुछ सामान गाड़ी में रख रहे थे। रवि, जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। अगर हम शादी में देर से पहुंचेंगे तो मेरी दोस्त दीपा मुझसे नाराज हो जाएगी। सीमा की बात सुन रवि ने कहा, सीमा, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। देख लेना, हम शादी में समय से पहुंच जाएंगे। तुम पहले वो शादी का गिफ्ट तो गाड़ी में रखो, कहीं पता चला उसको यही भूल गए। सीमा और रवि एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में सामान रखा और चल दिए। उन्हें चलते चलते रात हो चुकी थी। उनकी मंजिल अब भी बहुत दूर थी। साथ ही उन्हें जल्दी पहुंचने की भी चिंता थी। रवि, अगर ऐसा ही चले तो हम कल ही पहुंचेंगे शादी में। रवि ने सीमा से कहा, सीमा, तुम फिक्र मत करो, पास ही एक्सप्रेस 21 हाईवे आएगा। ये रास्ता सबसे छोटा और समय बचाने वाला है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन रवि, इस हाईवे के बारे में सुना है कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरता, और जो भी रात को इस हाईवे पर जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। क्या हमें सच में ये जोखिम उठाना चाहिए? रवि ने हंसकर कहा, सीमा, ये सब बातें फिजूल और मनगढ़ंत बनाई गई हैं। ऐसा कभी होता है क्या? हम इसी हाईवे से जाएंगे और जल्द ही पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहकर रवि ने गाड़ी एक्सप्रेस 21 हाईवे की ओर मोड़ दी। रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। आसपास कोहरे की चादर छाने लगी थी। तभी अचानक सीमा की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एक चेतावनी लिखी थी। उस बोर्ड पर लिखा था, सावधान, रात 12 बजे के बाद इस हाईवे पर न जाएं। सीमा ने उसे पढ़कर कहा, देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमें यह रास्ता नहीं लेना चाहिए। देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। रवि ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक डराने का तरीका है। अगर लोग डरेंगे तो इस रास्ते की भीड़ कम होगी। बस तुम चिंता छोड़ो। गाड़ी आगे बढ़ी और चारों ओर सन्नाटा था। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों के साए और अंधेरा और कोहरा था। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ टकराया। रवि ने झटके से ब्रेक लगाया। सीमा घबरा कर चिल्लाई, क्या हुआ रवि? क्या हमने किसी को टक्कर मार दी? रवि ने कहा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे सफेद साड़ी पहने औरत अचानक गाड़ी के सामने आकर गाड़ी से टकरा गई हो। रवि की बात सुनकर सीमा ने कहा, रवि, तुम पागल हो गए हो क्या?
भला इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई औरत भला कैसे आ सकती है? तुम एक बार गाड़ी से उतर कर देखो, वो क्या था? रवि गाड़ी से उतरा। उसने गाड़ी के चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। उसने गाड़ी के नीचे भी झांका, पर सब कुछ सामान्य था। सीमा ने गाड़ी के अंदर से पुकारा, क्या हुआ? क्या सच में गाड़ी के नीचे कोई है क्या? रवि ने जवाब दिया, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। रवि इधर उधर देखता है, तभी अचानक रवि की नजर सीट पर जाती है। उसने देखा सीमा सीट पर नहीं थी, गाड़ी का दरवाजा भी खुला था। रवि ने घबरा कर कहा, सीमा, सीमा, तुम कहाँ हो? उसने चारों ओर देखा, लेकिन सीमा का कोई निशान नहीं था। लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। रवि ने गाड़ी के बाहर जाकर सीमा को पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही रवि को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे जंगल में सीमा की आवाजें सुनाई दी। रवि, रवि मेरी मदद करो। रवि ने आवाज का पीछा किया। मेरी मदद करो। उसे कुछ दूरी पर सीमा खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा और कहा, सीमा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रवि ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल में चारों ओर लोग खड़े थे। वे सभी लोग वही थे जो इस हाईवे पर कभी गायब हुए थे। सभी के चेहरे सफेद और भावहीन थे। उन्होंने धीरे धीरे रवि को घेर लिया। रवि ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस हाईवे की सीमा लांघते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंसने लगे हों। वह जितना दौड़ता, जंगल का रास्ता उतना ही लंबा और घना होता गया। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। इस सुबह होने पर पुलिस को हाईवे पर रवि और सीमा की गाड़ी लावारिस मिली। गाड़ी का इंजन चालू था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो लोग इस हाईवे की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते, और जो लौटते हैं वे अपनी आत्मा छोड़कर केवल एक शरीर बनकर जीते हैं। हर चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। मौत का हाईवे एक रहस्यमयी दुनिया का वो दरवाजा है जहां जाने का रास्ता है, लेकिन वापस लौटने का नहीं। अमावस्या की रात थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का नाम था काली गांव, और यहाँ के लोग आजकल एक अजीब घटना से परेशान थे। पिछले कुछ हफ्तों से गांव के बाहरी इलाके में बने एक पुराने मकान से हर रात किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। यह मकान कई वर्षों से बंद पड़ा था और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले उस मकान में एक रहस्यमयी हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां कोई नहीं गया। कई लोगों ने कोशिश की कि वे उस मकान की सच्चाई का पता लगाएं, लेकिन जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं आया या आया तो बुरी हालत में, घबराया हुआ, बेहोश और कुछ भी बोलने में असमर्थ। गांव वालों ने मकान के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन एक जिज्ञासु युवक था जिसका नाम था राहुल। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस मकान की गुत्थी को सुलझाएगा। वह उन लोगों में से नहीं था जो डर से पीछे हट जाते हैं। उसने कुछ जरूरी सामान लिया, टॉर्च, एक छोटा सा कैमरा और चाकू, और रात के समय मकान की ओर चल पड़ा। राहुल जब मकान के पास पहुंचा तो उसे वहां की हवा भारी और अजीब महसूस हुई। मकान के चारों ओर घने पेड़ थे और उनके बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई वहां से गुजर रहा हो।
राहुल ने अपनी टॉर्च चालू की और मकान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। मकान का दरवाजा लकड़ी का था जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। मकान के भीतर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक पुरानी मूर्ति सामने रखी थी जो धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। अचानक उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास हो। राहुल ने मकान के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल को एक क्षण के लिए लगा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, किसी महिला के रोने की आवाज। वह आवाज मकान के अंदर के एक बंद कमरे से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा बहुत पुराना था और उसे खोलने में राहुल को काफी मेहनत करनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही उसे लगा जैसे वहां से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला हो। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और उसकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, वहां कमरे के कोने में एक छोटा सा तख्त पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक पुरानी चादर लिपटी हुई थी। चादर के नीचे किसी के होने का एहसास हो रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस तख्त के पास गया और चादर को हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चादर हटाई, उसके सामने एक अजीब दृश्य था। तख्त पर एक कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन यह साधारण कंकाल नहीं था। उसके गले में एक पुरानी सी माला थी और उसकी हड्डियों पर अजीब निशान थे जो किसी तरह के बलिदान का संकेत देते थे। तभी राहुल को महसूस हुआ कि कमरे की हवा और ठंडी हो गई थी और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें लाल थीं। वह महिला धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल पूरी तरह से जड़ हो चुका था। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और उसके पैर मानो जाम हो गए हों। महिला ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि इस मकान में कोई ना आए। राहुल की आवाज बंद हो चुकी थी। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। महिला ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसकी ओर बढ़ाया और उसकी आंखों में गुस्से का भाव था। तभी अचानक मकान के बाहर एक तेज आवाज हुई। कोई जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वह महिला अचानक से गायब हो गई और राहुल ने खुद को मकान के फर्श पर पड़ा पाया। उसके कानों में अब भी महिला की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। राहुल ने खुद को उठाया और किसी तरह हिम्मत जुटाई। वह जल्दी से मकान से बाहर निकला और दरवाजे की ओर भागा। बाहर आने पर उसने देखा कि कुछ गांव वाले मकान के पास खड़े थे, जिन्होंने उसकी चीखें सुनकर यहां आने का साहस किया था। राहुल को जब होश आया तो उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई। उन्होंने उसे बताया कि यह महिला वास्तव में पुजारी की पत्नी थी। पति को कई साल पहले डाकुओं ने मार दिया था। पति के सदमे में उसने आत्महत्या कर ली थी। वह हर रात इस मकान में रोती थी और जो भी उसे देखने आता था वह या तो डर से पागल हो जाता था या फिर कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि जब राहुल ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें वह महिला बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वह उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी और कैमरे के आखिरी फ्रेम में उसकी लाल आंखें राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने वह कैमरा बंद किया और समझ गया कि उसने एक ऐसा रहस्य उजागर कर लिया था जिसे शायद उजागर नहीं करना चाहिए था। अब वह जानता था कि उस मकान में कुछ ऐसा था जो कभी शांति से नहीं रहेगा और वह रहस्य अब उसके साथ जुड़ चुका था।